हेलो एवरीवन। तो आइए हम आ गए हैं हमारे वेब सर्वर्स के पार्ट 3 में। यहाँ हम कुछ और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जितना डिटेल में हो सके। तो ये मेरा वेब सर्वर था और ये मेरे ब्राउज़र है, लोकल ब्राउज़र, जहाँ से मैं इस पर कोई साइट है मेरा, तो ये मैं चला रहा था। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कुछ हमारे को ये फाइल्स और फोल्डर्स मिले थे हमारे अपाचे कॉन्फ के अंदर, अपाचे 2 के कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर के अंदर। तो ये सब के बारे में हमने जाना था। एक यहाँ पे जो फाइल है मैं आपको दिखाना चाहता था, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके वेब सर्वर के कॉन्फ़िग में। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल आपके अपाचे में भी होता है, कई सारे सॉफ्टवेयर्स में भी होता है, PHP में भी होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है, इवन विंडोज़ में भी होता है। तो एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है क्या चीज़। मैं यहाँ पे करूँगा नैनो ETC, सॉरी नैनो करना है मुझे यहाँ पे ENV वैट्स। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमें दिख रहा है अनसेट होम, दिस वॉन्ट बी करेक्ट आफ्टर चेंजिंग UID। ठीक है। इफ़ अपाचे अंडरस्कोर कॉन्फ डायरेक्टरी ETC, तो ये कुछ प्रोग्रामिंग टाइप का है, क्योंकि देखो हमारा जो ये विंडोज़ सॉरी ये उबंटू है हमारा, ये क्या है ना, ओपन सोर्स है। इसके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल हैं खुले हुए हैं, आप पूरे प्रोग्रामिंग्स को अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह करी है। तो खास तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये है क्या चीज़, इन्वायरमेंट वेरिएबल से मतलब। लेकिन उसके नीचे यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट बोला जा रहा है, एक्सपोर्ट अपाचे अंडरस्कोर रन यूज़र इक्वल टू www-data। तो ये कुछ समझ आ रहा है, कुछ एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, या ये तो अभी वेब सर्वर चल रहा है, तो वेब सर्वर के लिए क्या कह रहा है ये कि अपाचे रन यूज़र है, ऐसा कुछ होगा इनके पास, ऐसा पैरामीटर वगैरह होगा। वो बोल रहा है इसको एक्सपोर्ट कर दो, किसमें, www-data। तो इस नाम के यूज़र में कर दो बोल रहा है। ठीक है। फिर एक और बोल रहा है एक्सपोर्ट अपाचे रन ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में भी कर दिया। तो कहने का मतलब है जो यूज़र है अपाचे का, उसको इस नाम से और ग्रुप को भी इस नाम से, दोनों में एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है। इसी तरह क्या कुछ बोल रहा है कि PID फाइल मतलब हो गया प्रोसेस ID फाइल। तो प्रोसेस ID फाइल को वैर रन अपाचे, और कुछ सफिक्स है डॉलर में लिखा है यहाँ पे, तो कुछ वेरिएबल वगैरह होगा, प्रोग्रामिंग वगैरह। उसके बाद नाम होगा अपाचे 2.pid। तो अगर इस पाथ पे आ जाएंगे तो आपको एक अपाचे 2.pid नाम का फाइल मिलेगा, जो कि अपाचे का PID फाइल होगा। ऐसी रन डायरेक्टरी कहाँ पे रन हो, वैर रन के अंदर अपाचे 2 और एक सफिक्स बता रहा है यहाँ पे होगा। अपाचे लॉग डायरेक्टरी, ये लॉग डायरेक्टरी होगा। ठीक है। अपाचे लॉग फाइल डायरेक्टरी कहाँ होगा, तो आपको अच्छे से याद है, हमने वैर लॉग के अंदर तो देखा था अपाचे 2 के अंदर। और ये उसके सफिक्स है। सफिक्स क्या है, अब यहाँ पे समझ आ रहा है सफिक्स क्या है। जैसे कन्फिग्रेशन आपने किया वहाँ पे कि जो मेरा एरर लॉग है, तो ये एरर लॉग का भी काम यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये जो है ना, ये एक वेरिएबल टाइप का है, जहाँ पे एरर लॉग, एक्सेस लॉग, अलग अलग वर्चुअल होस्ट के जो लॉग्स हैं, वो भी ये सफिक्स को एज अ, अब ऐसा कह लो प्रोग्रामेटिकली कह लो इसको, कि ये वो जो वैल्यूज़ है यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है। फिर कुछ लैंग्वेज बोल रहा है, लैंग्वेज C बोल रहा है, एक्सपोर्ट लैंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, द लोकेल यूज बाई सम मॉड्यूल्स लाइक mod_dav। ठीक है। तो इसके लिए बोल रहा है कि लैंग्वेज C कर दो। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया इसको। ऐसे नीचे में कुछ और है, एक्सपोर्ट अपाचे आर्ग्यूमेंट्स। तो ये क्या कह रहा है ना, आपके वेब सर्वर में कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह जो है ना, वो सेट करने की कोशिश कर रहा है। अब इस हमें ये देखना होगा कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है क्या चीज़ आखिर। तो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो होता है ना, उबंटू हो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें क्या होता है डायनेमिक वैल्यू। जैसे ये ना, ये डायनेमिक वैल्यू बना दिया गया है, ये डायनेमिक वैल्यू है, मतलब चेंज होने वाला है भाई। एरर लॉग भी हो सकता है, एक्सेस लॉग भी हो सकता है। तो डायनेमिक वैल्यू के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो कि कई सारे जो प्रोसेस होते हैं ना आपके सिस्टम में जो रन करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। ये क्या स्टोर करते हैं, इनके अंदर है क्या चीज़, ये आपके जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होता है, सिस्टम का कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, या जैसे सेल होता है हमारा, मतलब लाइनक्स का कमांड प्रॉम्प्ट, या कोई एप्लीकेशन होता है, उससे रिलेटेड कुछ डायनेमिक वैल्यूज़ वो
कंटेंट मतलब अपने पास रखता है। ठीक है, इसके और क्या क्या मतलब यूज़ हो सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज है, ये क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट आपका जो सिस्टम पूरा सिस्टम में, या आप कह लें कि पूरा एक किसी एक यूज़र के लिए भी आप सेट कर सकते हो इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में जैसे आपके पाथ आते हैं। पाथ क्या है, जैसे आप चाहते हो कि जावा होम, आपने जावा इंस्टॉल कर लिया, चलो ठीक है, जावा का इंस्टॉलेशन नहीं किया तो आपने एक जिप फाइल उठाया, जिप फाइल को आपने क्या किया, लाइनक्स में आपने डाल दिया। लेकिन अगर आपको किसी भी पाथ से उसको कॉल कराना है ना, आप कहीं पे भी किसी भी पाथ पे रहोगे, वहाँ पे जावा लिखोगे तो वो कॉल नहीं होगा। हाँ, लेकिन सिस्टम पाथ के अंदर डाल दोगे तो वो कॉल होने लग जाएगा, जैसे विंडोज़ में होता है। ठीक है, प्रोसेस के स्कोप में भी ये काम आता है। जैसे कोई प्रोसेस आपका चल रहा है, या आप कुछ सेल का या किसी एप्लीकेशन का कर रहे हो, तो वहाँ पे भी काफ़ी काम आता है। चाइल्ड प्रोसेस के लिए भी काफ़ी काम आता है। अब जैसे मैं कॉमन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का मैं बता देता हूँ। पाथ, पाथ नाम का एक होता है जो कि क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि इसको डायरेक्टरीज को कि एग्जीक्यूट जो हमारा EXE फाइल है वो है कहाँ पे। लाइनक्स के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक होम नाम का भी ऐसे इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है। वो क्या बताता है, आपका यूज़र का होम डायरेक्टरी। अगर मैं होम करूँ ना तो मेरा जो यूज़र का डायरेक्टरी है वो उसको बता रहा है। ऐसे एक यूज़र होता है जो कि यूज़र नेम को डिनोट करता है, उसके लिए है। एक सेल नाम का होता है, SHELL, सेल। तो ये क्या करता है, बिन बैश उसके लिए हो सकता है, या बिन SH के लिए हो सकता है। मतलब आपको जो सेल है या कमांड प्रॉम्प्ट बोल लो आपके लाइनक्स का, उसके लिए। लैंग होता है, सिस्टम के लैंग्वेज के लिए भी काम आता है। PWD आपके जो प्रीवियस जो वर्किंग डायरेक्टरी है या जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके बारे में बताता है ये। ठीक है, एक हम लाइनक्स में हम ये देख सकते हैं। फिलहाल मैं एक कमांड टाइप करता हूँ, प्रिंट env। ये क्या करता है, ये देखिए कुछ अजीब सा, देखो सेल, तो ऐसा कुछ लिखा है कि सेल को क्या बिन बैश कर दो बोल रहा है, किसके लिए, यूज़र के लिए। ठीक है, सूडो कमांड क्या होगा, तो ये सूडो कमांड होगा, सू। ठीक है, सूडो यूज़र कौन है, ये है। PWD ये है। लॉग नेम ये देखो, होम ये होना चाहिए। लैंग्वेज देखिए ये सब पूरा सेट कर रहा है, कलर भी सेट करके बता रहा है, देखिए कलर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। लेस क्लोज, टर्म, लेस ओपन, यूज़र, SHLVL, पाथ, ये देखो ये सब पाथ है। अब यहाँ पे आपको देखने लायक आपको समझ आएगा, ये पाथ है ना, पाथ को इन्होंने सेट कर दिया। जैसे स्नैप बिन या यूज़र लोकल एस बिन, यहाँ पे यूज़र लोकल बिन, यहाँ पे यूज़र एस बिन, और भी यहाँ पे यूज़र बिन। तो इसके अंदर जितने भी EXE है ना वो पाथ में आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ और इन फोल्डर्स के अंदर कुछ EXE है, ठीक है, तो उसको मैं कहीं से भी इसको कॉल कर सकता हूँ। तो ये हो गया पाथ बेस्ड वेरिएबल। ये कहाँ पे होता है, विंडोज़ में भी होता है ये ऐसे। ठीक है, अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये तो जितने भी हैं सब हैं, अगर आपको मैं अगर एक कमांड होता है एको, एको जैसे कोई वेरिएबल को आप एको करना चाहते हो। फिलहाल जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं होम को करूँ, तो होम में क्या आता है मैं एक बार देखता हूँ। इसको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना पड़ता है। देखिए होम, ये मेरा होम है। मैंने क्या किया कि डॉलर होम, तो डॉलर होम जो है मेरा एक वेरिएबल है, उसका जो रिजल्ट है वो ये है। ये हर यूज़र के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर मैं इसको मैं करूँ एक बार एग्जिट करता हूँ, अब मैं करता हूँ एको डॉलर होम, तो ये क्या कहेगा, ये देखिए ये इसका होम दिखाने लगा। तो ये डायनेमिक वैल्यू बता रहा है। अब डॉलर होम के अंदर ना डायनेमिक वैल्यूज़ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे हम आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे आप चाहते हो कि आप कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो, तो उसका क्या कमांड होता है, एक्सपोर्ट। ये देखिए जैसे मैंने एक्सपोर्ट लिखा, काफ़ी सारी चीज़ दिखा रहा है ये। बाकी एक्सपोर्ट लिख के जैसे मैं चाहता हूँ, मेरा भी जो एडिटर है, मेरा जो एडिटर है वो भी क्या है, नैनो है ना, नैनो है। मैं चाहता हूँ इसको VIM बना दूँ, तो मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये VIM बन जाएगा। मतलब मैं कभी भी कोई टेक्स्ट फाइल खोलूँगा तो मेरा VIM ही खुलेगा। उसके बाद फिलहाल जैसे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल, नैनो कर दूंगा, देखिए एक्सपोर्ट हो गया। एडिटर का एडिटर इक्वल टू नैनो। अब मैं लिखता हूँ एको
डॉलर एडिटर लिखने से क्या आएगा, ये देखिए नैनो आ गया, समझ रहे हैं। तो ये एक डायनेमिकली कुछ आपको मतलब आपके जो इन्वायरमेंट में या कुछ एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो सब सेट करने का सुविधा देता है, ठीक है। यूज़ केस क्या है, इसका क्या काम आता है यार, स्क्रिप्ट बिहेवियर के काम आता है ये। कि कोई स्क्रिप्ट है या कोई एप्लीकेशन है ना, वो कैसे आप जैसे आप स्क्रिप्ट में लिख देते नहीं हो, कई जगह आप इन्वायरमेंट वेरिएबल लिख सकते हो वहाँ पे कि यूज़र नेम हो, तो यूज़र नेम जैसे मेरा यूज़र नेम है तो यूज़र नेम ना लेकर के वहाँ पे मैं चाहूँ तो वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ। तो कोई अगर मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूँ यहाँ पे और वहाँ पे यूज़र नेम मुझे देना पड़ता है, मान के चलो, तो या तो मैं अपना यूज़र नेम दूंगा, तो अगर मैं अपना यूज़र नेम दूंगा तो वो स्क्रिप्ट मेरे लिए हुआ है ना। अगर मैं सबके में से चलाना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, अपना मेरा यूज़र नेम से नहीं चलेगा ना वो, तो मैं वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं वो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उससे वो स्क्रिप्ट जो है सभी में चल पाएगा, मतलब सभी में डायनेमिकली अपने आप उनका यूज़र नेम उठाएगा और अपने आप चला देगा वो। तो स्क्रिप्ट में भी बहुत काम आता है ये। पाथ मैनेजमेंट का काम आता है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको EXE वगैरह है या कोई फाइल है पर उसको आप चाहते हो कि अपने कहीं से भी आप कॉल कर सको, तो पाथ मैनेजमेंट के भी काफ़ी काम आता है, ठीक है। अपाचे का जो फाइल है ना वो मतलब वही काम करता है बस, लेकिन ये वो वेब सर्वर से स्पेसिफिक होता है। ये हमारे को वहीं पे मिलता है, CD ETC अपाचे 2 इसके अंदर मिलेगा आपको, कैट ENV वार्ड्स, ये देखिए, ठीक है। यहीं पे हमारे को मिलता है ये। इसका पर्पज़ क्या है, तो ये फाइल क्या करता है ना, जो इन्वायरमेंट का जो वेरिएबल है अपाचे सर्वर के लिए वो कन्फिगर करने काम करता है। जैसे कि हमने देखा था जो हमारा एक सेटिंग था ना हमारा अपाचे 2 कॉन्फ, तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें ये देखिए अपाचे रन डायरेक्टरी। अपाचे रन डायरेक्टरी क्या है, ये डॉलर के आगे लिखा हुआ है, मतलब एक वेरिएबल है, ये कहाँ से उठा रहा है, आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल फाइल से उठा रहा है। ऐसे अपाचे PID फाइल देखो, यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस दिया हुआ है, अब जो वहाँ पे उन्होंने सेट कर रखा है वहीं पे चलेगा। आप वहाँ से सेट मतलब कुछ और भी चेंज करा सकते हैं वहाँ से, तो ऐसे कई सारे चीज़ों में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये अपाचे रन यूज़र होता है एक। अपाचे रन यूज़र हमने देखा था जो www-डेटा था वो है। अपाचे रन ग्रुप, तो ग्रुप भी हमने बताया था। लॉग डायरेक्टरी होता है, PID फाइल होता है। उबंटू के अंदर जो अब जैसे उबंटू के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, उबंटू के अंदर कोई अब कहेंगे कि इसका फाइल कहाँ पे होता है, ये होता है कैट ETC इन्वायरमेंट्स। ये देखो ये इन्वायरमेंट का एक फाइल है, ये देखिए पूरा पाथ दिया हुआ है, पाथ इक्वल टू ये, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट वेरिएबल है सब यूज़र के लिए, जितने भी यूज़र है ना इसके अंदर और भी हम यूज़र बनाएंगे वो सब में ये माना जाएगा, ठीक है। यूज़र स्पेसिफिक भी होता है इसके अंदर। अगर मैं यूज़र स्पेसिफिक की बात करूं तो मैं अगर जैसे मैं अपने डायरेक्टरी में जाता हूं, ये मैं अपने होम डायरेक्टरी पे आ गया ls-last, तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बैस RC एक और प्रोफाइल ये दिखाई दे रहा है, एक बैस हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए होता है, ठीक है। तो ये दोनों फाइल है क्या चीज़, एक बार कैट करके देखते हैं, cat.basrc, ये लो, ये देखिए यहाँ पे भी कुछ प्रोग्रामिंग में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन है ये एक्चुअल में आपके वेरिएबल वाले फाइल्स, ठीक है। वेरिएबल है मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हो आप, मतलब उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग भी है। ऐसे ही प्रोफाइल देख लेते हैं, cat.profile ऐसे कुछ था, ये देखिए। तो इफ़ बैस दैन इफ़ /basrc दैन basrc fi, ठीक है। तो मैसेज डेव नल ट्रू, ऐसा कुछ इसने भी प्रोफाइल में है। तो इसके अंदर भी आप यूज़र स्पेसिफिक आप कई सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल बना सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या है, ये फाइल्स क्या करते हैं ना, ये डिफाइन करते हैं आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल को, ग्लोबली भी करते हैं। जैसे ये जो अपना प्रोफाइल फाइल है ना, ये डॉट प्रोफाइल, ये भी वैसी ग्लोबल तरीके से या इंडिविजुअली मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं। अब ETC इन्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया था, ETC इन्वायरमेंट क्या काम करता है, सिस्टम वाइड अफेक्ट करता है, मतलब सबको, ऑल प्रोसेस और सब यूज़र्स को, वो ग्लोबल है। बेस RC क्या करता है, यूज़र स्पेसिफिक है, वो सिर्फ आपका जो यूज़र है उसी को अफेक्ट करेगा। ETC प्रोफाइल क्या करता है, लॉगिन का जो आपको ये लॉगिन है, किसी का लॉगिन चल रहा है ना, उसके सेल को
या किसी और यूज़र के सेल को वो अफेक्ट करता है। इसके अंदर क्या वेरिएबल्स होते हैं, पाथ होता है इसके अंदर, लैंग्वेज होता है, जावा होम भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, या कस्टम वेरिएबल्स भी आप बना सकते हो। अब जैसे कि एक विंडोज़ में भी देख लेते हैं, जब इतना हमने देख लिया तो एक बार विंडोज़ में भी देख लेते हैं विंडोज़ में क्या होता है। विंडोज़ में जो कमांड होता है ना, वो जैसे मैं अगर विंडोज़ में खोला तो अगर मैं सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट की बात करूँ तो मुझे सिर्फ लिखना पड़ेगा सेट, ये देखिए तो ये सेट में ये जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ने बता दिया, ऑल यूज़र प्रोफाइल इक्वल टू ये, तो जितने भी यूज़र प्रोफाइल हैं, ऑल यूज़र प्रोफाइल नाम का ये है, ये सी प्रोग्राम डेटा में जाएगा बोल रहा है। ऐसे कंप्यूटर का नेम, ये देखिए कंप्यूटर का नेम आ गया, ये मेरा लोकल है। ऐसे ही यहाँ पे होम ड्राइव क्या है, वो सी ड्राइव है। नंबर ऑफ प्रोसेसर इक्वल टू 16, तो ये सब भी बना दिया। ओएस विंडोज़ अंडरस्कोर NT, अगर मैं यहाँ पे एको करूँ कि ओएस बताओ क्या है ओएस, तो ओएस इक्वल टू विंडोज़ NT बताएगा वो। ऐसे ही मैं बोल दूँ प्रोग्राम डेटा बताओ बोलूँगा तो इक्वल टू सी प्रोग्राम डेटा बताएगा वो। तो यहाँ पे आप और भी डाल सकते हो। यूज़र नेम बोलूँ तो देखिए ऐसे मेरा नाम आएगा। तो कई सारी चीज़ें इसके अंदर। अब जैसे वो हम अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल अगर हमें अच्छे से देखना है तो sysdm से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है ना, आपके जैसे आप एडवांस पे जाते हो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देखते हो ना, ये तो आपका जो सिस्टम प्रॉपर्टीज़ होता है उसके अंदर आप जब जाओगे तो एडवांस वाला टैब होगा, उसके नीचे जाओगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो ये आप फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। मतलब ये आप CLI से देख सकते हो और ये आप ऐसे भी देख सकते हो। और यहीं पे आप जैसे आप चाहो कि ये यूज़र वेरिएबल है प्रेम के लिए, तो यूज़र वेरिएबल आप यहाँ सेट करोगे, और सिस्टम वेरिएबल मतलब ग्लोबल वेरिएबल जो सबके लिए हो वो यहाँ पे सेट करोगे। न्यू कर दो, या फिर जो एग्जिस्टिंग है पाथ, देखिए यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है ना, तो एग्जिस्टिंग किसी और सॉफ्टवेयर का पाथ डालना चाहते हो, जावा का डालना चाहते हो, या कोई और आपका कोई और एप्लीकेशन है, तो वो सब यहाँ से डलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट से भी डाल सकते हो, पावर सेल से भी डाल सकते हो। तो ये दोनों ऑलमोस्ट हर सिस्टम में होता ही है। तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब आते हैं हमारे वेब सर्वर की तरफ। अभी हमारा जो यहाँ पे जो पर्पज़ है, हमने एक वेबसाइट बनाया था ये वाला prem.local, तो वो ठीक है चल रहा है, वो अपना वर्डप्रेस पे बना हुआ है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अब हम वर्चुअल होस्ट देख लेते हैं। अभी एक साइट बनाया, क्या हम इस वेब सर्वर पे और वेबसाइट्स बना सकते हैं? इसके लिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था CD ETC अपाचे 2 के अंदर जाओ बोला था, साइट्स अवेलेबल के अंदर जाओ बोला था, ठीक है। यहाँ पे हम चले गए हैं। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा साइट बनाना चाहता हूँ, जैसे बनाना चाहता हूँ मैं prem.com, ठीक है। तो आपको पता होगा जो हमारा अपाचे 2.conf था, जो कॉन्फ़िगरेशन मेन जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल था ग्लोबल वाला, उसमें क्या लिखा था कि वर्चुअल होस्ट का जो एक्सटेंशन है वो .conf ही होना चाहिए, तभी वो उसको उठाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ और .txt लिख दूँ या कुछ और, तो नहीं उठाएगा वो .conf को ही उठाएगा। मतलब अगर इस पाथ में साइट्स अवेलेबल के अंदर .conf आपको मिलता है, ठीक है, तो ही उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। लो भाई मैं एडिट करता हूँ इसको, ये मैंने एडिट कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ना कुछ मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल आप मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे आप लिख सकते हो इसको। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, फिर वर्चुअल होस्ट ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टार स्टार के आगे क्या, इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा कॉलन, पोर्ट का नाम, ठीक है, और फिर ये क्लोज। इसके बारे में समझेंगे ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ ये हम समझेंगे। एक टैब ले लेता हूँ, फिर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट रूट क्या होगा, /var के अंदर www। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ ना, एक फोल्डर बनाता हूँ, HTML है, HTML तो वहाँ पे मुझे समझ आता है HTML है, मैं इसको लिख देता हूँ प्रेम, सिर्फ प्रेम नाम से एक बना देता हूँ, ठीक है। मतलब अभी बना नहीं रहा, अभी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करो, बनाना बाद में पड़ेगा, वहाँ पे आपके फोल्डर्स भी तो होने चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया,
ये मेरा हो गया डॉक्यूमेंट रूट कि यहाँ पे मैंने फ़ाइल डाले हैं, यहाँ से आप फाइल उठाओ, ठीक है। फिर मैं गया, अब यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, डॉक्यूमेंट रूट का डॉक्यूमेंट रूट ऐसे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगा तो वो उठाएगा नहीं, मतलब कन्फिग्रेशन गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट बोल रहा है सर्वर का नाम बताओ, ये सर्वर का नाम है। सर्वर का नाम हम देख लेते हैं, इसका हम नाम रखते हैं www.prem.com, ठीक है। ये हमारा prem.local था, हम prem.com कर देते हैं, या ऐसे करते हैं माई लिखते हैं इसको, my.prem.com, ऐसा कुछ हमारा वेबसाइट का मैंने नाम डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सर्वर नेम के बाद सर्वर एडमिन कौन है इसका, सर्वर एडमिन। तो सर्वर एडमिन मतलब आप कोई भी अपना, जैसे कि वेब मास्टर ऐसे होता है ना, वेब मास्टर वाले जो होते हैं, जब जो सर्वर या जो वेब के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका ईमेल आईडी आप डाल सकते हो, webmaster@prem.com ऐसे कुछ लिख देता हूँ ये। अब हम चाहे तो यहाँ पे हम जो एरर लॉग वगैरह है ना, वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, एरर लॉग। तो एरर लॉग के फाइल्स कहाँ पे होने चाहिए, /var log, फिर अपाचे 2, इसके अंदर error.log था, वहाँ पे एरर था एक वहाँ पे, और एक access.log था, ये 2 होते हैं वहाँ पे, ये डिफ़ॉल्ट बने होते हैं। मैं अपने फाइल का नाम अलग से डालना चाहता हूँ, prem.com.log, ठीक है, मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कि इस नाम से बने, लेकिन ये हो जाए, ये एरर लॉग हो, तो prem.com, या मैं prem, या ऐसे लिखता हूँ prem.com.error, तो मुझे समझ आ जाए कि एरर लॉग के लिए है ये। एक्सेस लॉग का अलग होगा, इसका अलग होगा, तो ये एरर लॉग हो गया। ऐसे कस्टम लॉग भी होता है, कस्टम लॉग क्या होगा, सेम var log apache 2 prem_com डॉट, ये मैं कर दूंगा access.log, तो एक्सेस लॉग इसके अंदर आ जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे ना, ये एक्चुअली में ये सेटिंग है इसका, ये जो है ना, ये इस तरीके से इसको मैंने बनाया है, इसको मुझे क्लोज़ भी इसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो क्लोज़ कैसे करूँगा मैं, ये राइट क्लिक करके मैं इसको पेस्ट कर दिया, बस वर्चुअल होस्ट को मुझे बंद करना है। ये वर्चुअल होस्ट को मैंने बंद कर दिया, लेकिन थोड़ा सा HTML टाइप का है, HTML में भी ऐसे करना पड़ता है हमारे को, तो ये वर्चुअल होस्ट मेरा बन गया। तो ये कन्फिग्रेशन फाइल है मेरे वर्चुअल होस्ट के लिए, जो पोर्ट 80 पे चलेगा। यहाँ पे कह रहा है स्टार, कहने का मतलब हो गया पोर्ट 80 के इस तरफ जो है ना, जैसे ये my.prem.com है, उसके इस तरफ आप चाहो तो सर्वर का नाम भी दे सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो ये भी इसको दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमने क्या है, डॉक्यूमेंट रूट जहाँ पे हमने अपना वेब का कंटेंट डालेंगे। सर्वर का नाम, ये मेरा सर्वर का नाम होगा, ठीक है। सर्वर नेम मतलब आपका जो आपका जो DNS नेम होगा ना, उसको हम सर्वर नेम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्वर एडमिन ये बना दिया मैंने, एरर लॉग और कस्टम लॉग मैंने ये सब बना दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, Ctrl+O, एंटर, Ctrl+X, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब क्या करना था मुझे, इसके बाद एक कमांड होता है A2 end site। A2 end site क्या करता है, A2 end site करता है, A2 मतलब हो गया अपाचे 2, end site मतलब N मतलब इनेबल, साइट मतलब साइट, तो अपाचे इनेबल साइट, इसका फुल फॉर्म यही हुआ। तो अपाचे इनेबल साइट क्या करता है, आप ये देखो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, इसको आप क्या करो, इनेबल कर दो। मैंने एंटर किया, ये बोल रहा है इनेबलिंग साइट prem.com, ठीक है। अब इसके बाद एक रीलोड करने के लिए बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि आप पूरे सर्वर को रीस्टार्ट कर दो। अगर आपका ऑलरेडी एक सिस्टम, मतलब एक पूरा का पूरा वेब सर्वर चल रहा है ऑलरेडी, तो अगर मैं इसको पूरा रीस्टार्ट कर दूंगा तो वो जो वेबसाइट वो भी तो अफेक्ट करेगा ना। तो अपाचे आपको ये भी एक सहूलियत देता है कि आप बिना आपके अपाचे को रीस्टार्ट करें ना, कोई भी नया मतलब इसके अंदर आप वेबसाइट बना सकते हो, बस आपको रिलोड करना है उसको, तो वो नया जो वेबसाइट है वो अपने आप ही चलने लग जाएगा। एक और है इसके अंदर अपाचे, मतलब कई सारे से कमांड भी होते हैं। ये देखिए कि मैंने डाला अपाचे 2 -t, तो ये टेस्ट भी करता है, ये आपके जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, उसमें जो एरर होता है उसको भी दिखाता है। तो फिलहाल मैं एक एरर देख पा रहा हूँ यहाँ पे, apache 2.conf है ना, उसमें कुछ एरर बता रहा है। ये कह रहा है बी आ वैलिड डायरेक्टरी एब्सोल्यूट और रिलेटिव टू सर्वर रूट। तो ये कुछ अपाचे 2 कैसे फिलहाल इग्नोर करते हैं। तो अगर मेरा ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो मैंने अभी बनाया था उसमें कुछ एरर होता तो ये अभी बता देता, ठीक है। ऐसे एक अपाचे 2 का और भी कई सारे कमांड्स होते हैं, अपाचे 2 -m ऐसे कमांड होता है,
या देखना पड़ेगा कौन सा कमांड होता है, एक बार अपाचे या ऐसे कुछ होता है, मैं एक बार उसको देखूँगा, उसको एक बार देखते हैं। अपाचे 2 का मतलब वो मॉड्यूल्स के लिए भी होता है, और भी कई सारे तो काम होते हैं उसके, तो वो कमांड भी हम देखेंगे। फ़िलहाल अभी हम ये करते हैं कि हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लिया था, हमने इनेबल कर दिया था, और एक जो चीज़ हमें देखना था वो ये है कि हमने तो यहाँ पे इनेबल कर दिया, अब क्या वो साइट्स इनेबल के अंदर आ गया, CD साइट्स इनेबल्ड, मतलब इसका एक वो बन जाना चाहिए ना, सिमलिंक। ये देखिए prem.com, ये सिमलिंक बन गया। जैसे हमने लास्ट हमारे वीडियो में पढ़ा था ना कि एक सिमलिंक बना देता है, तो एक्चुअल में है ये यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअल जो इसका लोकेशन है वो ये है, साइट्स अवेलेबल के अंदर है। तो इसने सिर्फ एक सिमलिंक बनाया है, ये आसमानी कलर में दिखता है ये, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक आ गए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक बार रिलोड करना तो बाकी रह गया, रिलोड कर लेते हैं। systemctl reload apache 2। ये कुछ ना कुछ एरर दे रहा है, अपाचे 2 सर्विस फेल्ड, सी systemctl, ऐसे एरर देगा तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये क्यों एरर दे रहा है ऐसे। ये लो, ये रनिंग बोल रहा है, एग्जिटेड, रिलोड फेल्ड फॉर अपाचे 2 द अपाचे HTTP, ऐसा कुछ बता रहा है ये, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसमें कॉन्फ़िगरेशन का इशू होगा। डॉक्यूमेंट रूट, अब समझ आया आपको, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट रूट तो वहाँ पे है नहीं, वैर www प्रेम नाम का तो है ही नहीं, इसलिए एरर दे रहा है ये। अब समझ आया। तो क्या करना है इसको, CD क्या था, वैर www, इसके अंदर प्रेम नाम का तो होना चाहिए ना, जो हमने कह तो दिया था हमने यहाँ पे कि चलो प्रेम नाम का जो एक होगा उस पर कर देना। तो मैं क्या करूँगा, mkdir एक -p होता है इसके अंदर ना, जो आपके होम डायरेक्टरी का या जो इससे ऊपर जो डायरेक्टरी है ना उसके परमिशंस भी इसमें कॉपी हो जाते हैं। तो mkdir -p प्रेम, ठीक है। अब क्या मेरा जो रिलोड होगा, रिलोड तो नहीं हुआ, एक बार रीस्टार्ट करके देखते हैं, RESTRT, अभी भी नहीं हो रहा। अब क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम कहता है। ये अभी भी फेल बता रहा है, एक्टिव फेल, अब क्यों नहीं चल रहा, पूरा स्टार्टिंग अपाचे 2 सर्वर, ठीक है। नेक्स्ट है A0, सिंटेक्स एरर बता रहा है, ये कहाँ पे, ये कहीं पे बता रहा है कि कुछ सिंटेक्स एरर है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंटेक्स एरर भी चेक करना पड़ेगा, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा बड़े में ना थोड़ा सही लग रहा है, ये बोल रहा है कि सिंटेक्स एरर ऑन लाइन 6 ऑफ ETC अपाचे 2 /sites enabled prem.com.conf, इसमें कुछ ना कुछ लाइन नंबर 6 में एरर है बोल रहा है। तो ठीक है, लाइन नंबर 6 में एरर है, वो भी हम चेक करते हैं क्या एरर है लाइन नंबर 6 के अंदर। तो नैनो ETC अपाचे 2 साइट्स इनेबल में भी जा सकते हो आप, साइट्स अवेलेबल में भी कर सकते हो। तो साइट्स इनेबल में गया, यहाँ पे ऐसा कुछ था, ये 1 2 3 4 5 6 में कुछ एरर है बोला उसने, वैर लॉग अपाचे 2, यहाँ तक तो मुझे ठीक लग रहा है। कस्टम लॉग, ये भी सही लग रहा है। तो ये हमें डायग्नोस करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या इशू आ गया। आई थिंक मुझे लग रहा है ना कि एक हम यहाँ पे जो एरर मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि हमने कस्टम जो लॉग्स है ना, सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि एक्सेस लॉग है सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको कंबाइंड भी करना पड़ेगा ना, कि और भी बहुत सारे जो लॉग हैं सबको कंबाइंड करना पड़ता है। तो ऐसे कंबाइंड हमें देना पड़ेगा। अब करके देखते हैं एक बार, बाकी चल जाए तो अच्छी बात है। रीस्टार्ट, ये लो जी, अब चल गया ये। अगर मैं नेट स्टार्ट करूँ तो हाँ, पोर्ट 80 तो अब दिख रहा है मुझे, पोर्ट 80 ये आ गया, ठीक है, मतलब मेरा वो सिस्टम चल गया है। अब क्या, अब हम कर सकते हैं ये कि ये जो हमारा prem.com है, अब क्या रिज़ॉल्व कर रहा है ये यहाँ से, आई थिंक रिज़ॉल्व नहीं करेगा ना, क्योंकि ये तो मेरा लोकल सिस्टम है, ये रिमोट है ना।
तो इसके लिए डीएनएस की एंट्री बनानी पड़ेगी, तो वो मैं एटीसी होस्ट में बना सकता हूँ। अगर आप प्रोडक्शन में हो तो आप डीएनएस जो होते हैं हमारे रजिस्ट्रार, वहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैं वो एक बार कर लेता हूँ। तो मैंने अपने होस्ट फाइल में ना एक एंट्री कर दी, my.prem.com, आई थिंक यही था। तो ये अब चलना चाहिए, बाकी अभी ये बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं ना। ये देखिए इंडेक्स ऑफ खाली बता दिया, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। मैं CD प्रेम करूँ तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं ना, कुछ होना भी तो चाहिए। अब बात आती है कि कैसे यहाँ पे हम कुछ अपलोड करें, एक ये प्रॉब्लम है। तो अपलोड करने का तरीका है, एक सॉफ्टवेयर आता है फाइलज़िला, ये काफ़ी पॉपुलर है और जो वेब एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो डेवलपर्स हैं इसको काफ़ी यूज़ करते हैं अपने जो रिमोट फाइल, मतलब जो रिमोट जो सर्वर है SSH, कहने का मतलब जो आपके वेब सर्वर्स हैं उसमें फ़ाइल अपलोड करने के। तो SSH सिर्फ लॉगिन करने का काम नहीं आता। SSH आपको सिर्फ SSH एक्सेस करने के, लॉगिन करने के नहीं काम आता। ये आपको एक फाइल, मतलब जैसे FTP चलता है ना हमारा, FTP में फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, ये उसका भी काम आता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा ना, एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरा वेब सर्वर का नाम, और यूज़र नेम उसका क्या था, वो था उबंटू। पासवर्ड डाल दूंगा मैं। ठीक है, पोर्ट 22। ठीक है, क्विक कनेक्ट। तो इससे क्या होगा, ये देखिए ये मेरा रिमोट सर्वर कनेक्ट हो गया, ये आ गया। अब मैं वैर www के अंदर जाऊंगा और यहाँ से अब मेरा लोकल में अगर कोई फाइल पड़ा हुआ है मेरा जिसमें मैंने काम किया हुआ है उसको सर्वर पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये तरीका होता है फाइल अपलोड करने का। ठीक है, चलिए, तो मुझे एक वेबसाइट का, मतलब मान के चलो मेरा ही वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है मान के चलो, उसका मुझे कुछ अपना वेबसाइट का फाइल्स मिल गया, मुझे इसको वेब सर्वर पे अपलोड करना है। तो क्या, कहाँ पे अपलोड करना है, /var, देखो वैर चलेगा। ठीक है, वैर चल गया। यहाँ पे उसके अंदर दिखा दिया वैर क्या था, वैर क्या के www के अंदर प्रेम, और यहाँ पे मुझे अपलोड करना था। तो क्या ये अपलोड हो पाएगा, एक बार देखते हैं। अपलोड होता है नहीं होता। ये मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर दूंगा इसको, और इसको मुझे क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये देखिए ये एरर दे रहा है। अब आपको ये समझना है कि एरर क्यों दे रहा है। सबसे पहले आप यही सोचोगे कि एरर क्यों दे रहा है। तो एरर का कारण ये हो सकता है, ये जो पाथ है भाई, पाथ वाथ तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है। तो पहला चीज़ ये कि मैं इस सर्वर पे कैसे फाइल अपलोड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उबंटू नाम के सर्वर सिस्टम यूज़र से। ठीक है, ये यूज़र है, लेकिन है तो स्टैंडर्ड यूज़र ना। हम जो भी काम करते हैं उबंटू से सूडो से करते हैं ना, तो इसमें हमने सूडो कहाँ लगाया, नहीं लगाया ना सूडो। कुछ ऐसा ऑप्शन हो कि इसके अंदर हम इसको एज अ सूडो इसको कर दें, एक तो ये तरीका है। या इसका रूट का हमें पासवर्ड पता होता, तो रूट का क्या है, उसमें सबको एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो, तो वहाँ से तो परमिशन मांगेगा ही ना, मतलब मानेगा ही वो, परमिशन के लिए बोलेगा, डायरेक्ट अपलोड कर देगा। एक और तरीका है, मतलब बिना सिक्योरिटी को आप जाओ फिर कुछ नया उस पर, या तो रूट से लॉगिन करो, सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा। या आप वो जो फोल्डर है, फोल्डर पे पूरा फुल परमिशन दे दो एवरीवन का, फिर उसको यहाँ से वहाँ डाल दो, है ना। तो उससे कई बार ऐसा होता है कि जो आपके वेब के कई सारे फोल्डर्स वगैरह होते हैं उसके परमिशन भी ख़राब हो जाते हैं, तो वो भी गलत तरीका है, सिक्योरिटी का भी इशू है। ठीक है, एक और तरीका है, हम ये देखना चाहते हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में उबंटू में ऐसा कौन सा डायरेक्टरी है जो हमारे फाइल को बिना परमिशन के कर दे एडिट। तो आपको पता होना चाहिए, एक फाइल होता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे गया ls-lst किया, तो एक ही फाइल, एक ही डायरेक्टरी हमें मिलेगा, TMP में क्या होता है, एवरीवन का एक्सेस होता है, इसलिए बनाया गया है ये, बहुत सारे काम का चीज़ है। TMP में तो अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं TMP में अपलोड कर देता हूँ और फिर वहाँ से मूव कर दूंगा। कितना सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैं टेम्प पे गया, यहाँ पे कई सारी चीज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे बस यहाँ पे अपने फोल्डर को डाल देना है, फिर उसको मूव कर देना है। तो मैं एक डायरेक्टरी ऊपर जाऊँगा, ये मैं फोल्डर को, कई सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसलिए एक फ़ोल्डर अपलोड कर देता हूँ। तो ये देखो, अब देखो मेरा फाइल आराम से अपलोड हो रहा है बिना एरर के। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा फाइल वहाँ पे अपलोड हो गया। क्या मैंने यहाँ पे मुझे वो फाइल मिल गया, तो cd/tmp के अंदर जाऊँगा, dir, ये देखिए वर्डप्रेस था, और वो कहाँ गया, मेरे को वो फाइल दिखाई नहीं दे रहा।
अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट। मैं यहाँ पे गया था, यहाँ से अपलोड कर दिया पब्लिक अंडरस्कोर HTML। पाथ क्या है, अच्छा वैर टैम्प है, सॉरी ये वैर टैम्प के अंदर चला गया, ये गलत हो गया। वैर टैम्प के अंदर जाना, सिर्फ टैम्प के अंदर जाना था, ये हमने गलत कर दिया। ये एक्चुअली में हमें जो करना था ना /tmp के अंदर करना था। तो ये इस बात का आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सही जगह पे इसको ट्रांसफ़र करो। मैं फिर से ट्रांसफ़र करता हूँ ये, तो अब ये आराम से ट्रांसफ़र हो रहा है और ये मेरा /temp पे ही हो रहा है, अब बिल्कुल सही जगह पे हुआ है और इसके अंदर पब्लिक HTML नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ls, हाँ ये पब्लिक HTML अब मेरे पास आ गया, ठीक है। cd पब्लिक HTML मेरे फाइल्स आ गए, देखिए बिल्कुल आ गया, ये मेरा फाइल है, ये आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा फाइल जिला काम हो गया ख़त्म। अब मैं क्या करूँगा, इसको मूव करूँगा। कैसे मूव करूँगा, cp -r, ठीक है। और इसके अंदर जो भी चीज़ है, मतलब स्टार कहाँ पे करना है, वैर www, उसके अंदर कौन सा फोल्डर था, प्रेम नाम का फोल्डर था, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर डाल देना है, ये मैंने एंटर कर दिया। अब देखते हैं वहाँ पे जाके, वहाँ पे फाइल आ गए, वैर www प्रेम, ये लीजिए ये फाइल मेरे पास आ गया है। तो अब ये खाली दिखा रहा था, क्या अब ये चलेगा, एक बार देखते हैं इसको रिफ्रेश करके क्या कहता है ये देखिए my.prem.com बिल्कुल सही तरीके से एक साइट चल रहा है बिल्कुल। अब इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर लो। आप इसके HTML फाइल में जो लिखा हुआ है ना, आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर से Notepad++ से या जो भी आपको सही लगे उससे ये सब नाम वगैरह चेंज करके आप अपना वेबसाइट खुद बना सकते हो। ये देखिए कितने अच्छा इसमें वो है, एनिमेशन वगैरह अच्छा आ रहा है इसके अंदर। तो आप ये जितने भी लिखे हुए हैं ना सबको एडिट कर सकते हो। तो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। इसमें बूटस्ट्रैप डला हुआ है। बूटस्ट्रैप क्या करता है ना, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्सिव बना देता है। एक्चुअली में रेस्पॉन्सिव मैं बड़ा करूँ ना, ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए क्या मस्त मेन्यू आ रहा है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट, टेस्टिमोनियल, ये देखो ये 1 पेज है, कहने का मतलब है 1 पेज वेबसाइट है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया, एक अच्छा ये पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने चलो ठीक है एक वेबसाइट ही बना लिया, मैं 2 मेरे चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक इशू देखते हैं हम, ये जो इसका कुछ हम कर सकते हैं। एक बार हम क्या करते हैं ना, इसमें एक मैं आपको दिखाना चाहता था कि अब ये क्या है, CMS है। CMS क्या करता है ना, बैकएंड में आप उसको यहाँ पे कुछ पोस्ट वगैरह डालोगे, पेजेस वगैरह बनाओगे, वो आपका ऐसे वेबसाइट में दिखेगा। तो CMS इस काम का आता है। और वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा चलता है। मेरे को आपको एक सिर्फ इलस्ट्रेशन दिखाना था, वो ये है कि मैं मीडिया में चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई फाइल ना मैं अपलोड करूँ, ठीक है। सेलेक्ट फाइल किया मैंने, ये मान के चलो एक मेरे पास ये फाइल है, ओपन किया, ये देखिए कुछ एरर दिखा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या एरर है, अनेबल टू क्रिएट डायरेक्टरी WP अपलोड्स, ये और ये बोल रहा है इज इट्स पेरेंट डायरेक्टरी राइटेबल बाय द सर्वर। मतलब अगर मैं cd डॉट यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, cd HTML के अंदर जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे वर्डप्रेस के फाइल है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, WP कंटेंट नाम का फोल्डर है, ठीक है, cd WP कंटेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, अब क्या बोल रहा है, अपलोड्स, यहाँ पे तो अपलोड नाम का फोल्डर ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, नहीं तभी तो वो बोल रहा है वो। तो क्या मैं यहाँ पे अपलोड नाम का फोल्डर बना दूँ तो ये अपलोड करने लग जाएगा। देखते हैं, mkdir -p अपलोड्स, ठीक है, यही फोल्डर था। अब करता हूँ मैं ls, आ गया अपलोड फोल्डर, ये देखिए अपलोड फोल्डर आ गया। फिर एक बार कोशिश करते हैं, क्या पता ये अपलोड अब की बार अपलोड हो जाए। ओपन, अनेबल टू क्रिएट डायरेक्टरी, ये क्या बोल रहा है, राइटेबल बाय सर्वर, ये राइटेबल है सर्वर से, ये वो भी पूछ रहा है। राइटेबल मतलब ये क्या, ये तो भाई मैंने बनाया है, ये तो ठीक है राइटेबल होना चाहिए। अब राइटेबल ये चलो ठीक है, मुझे ये समझ आता है कि ये वेब सर्वर ना कुछ राइट करने की कोशिश कर रहा है। अब वेब सर्वर कौन है, वेब सर्वर है अपाचे। तो अपाचे का कोई यूज़र होता है, ट्राई करते हैं। चलिए एक बार यूज़र देख लेते हैं, cat etc -wd, ये था ना फाइल जिसमें बहुत सारे यूज़र बताता था। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ तो मिले, ये रहा कुछ है मेरे पास, ये रहा, ये अपाचे का एक यूज़र है, मतलब सिस्टम, मतलब अपाचे के सर्वर को चलाने का काम आता है। इसका जो यूज़र नेम है आपको याद भी होगा, जब हमने इन्वायरमेंट फाइल देखा था
है ना, तो वहाँ पे www डेटा था, यूज़र और साथ में ग्रुप, तो ये मेरा यूज़र था और ये ग्रुप था। तो ये यूज़र और ग्रुप कौन यूज़ करता है? अपाचे यूज़ करता है। और अपाचे यूज़र क्या देख रहा है ना कि यहाँ से अपाचे यूज़र फाइल अपलोड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपलोड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, अभी हमें देखना है। ls-last, तो यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है वो यही समझ आ रहा है कि चलो ये रीडेबल फाइल्स तो रीड कर लेगा, लेकिन राइट कैसे करेगा? भाई ये राइटेबल फोल्डर नहीं है ना, ये कोई रूट नाम का, मतलब रूट जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने इसको अपना बना रखा है कि भाई ये मेरा फोल्डर है। तो एक छोटा सा यूज़र या एक दूसरा कोई यूज़र www डेटा नाम का कोई यूज़र है अपाचे का, वो इसके अंदर राइट नहीं कर सकता ना। तो परमिशन का इशू लग रहा है मुझे, तो मैं करूँगा एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं, देखो, या तो इसको आप रूट है तो इसको पूरा फुल परमिशन दे दो, एवरीवन का, मतलब 777 का परमिशन दे दो, या 755 का दे दो थोड़ा सा कम, तो उससे वो राइट कर सके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जरूरी है कि ये जो यूज़र है ना अपाचे, भाई उसके अंदर भी तो कोई यूज़र है, उसको मैं अगर ऑनरशिप दे दूँ तो शायद ये कुछ अच्छा काम कर सके। देखते हैं। इसको करता हूँ मैं चेंज ओनर, CH ऑन चेंज ओनर -R, अपलोड्स नाम का फोल्डर है, लेकिन यूज़र कौन सा है? www -डेटा। ग्रुप कौन सा है? www -डेटा। किसको करना है? अपलोड्स नाम के फोल्डर को करना है। आप पूरा का पूरा कर दो बोल रहा है वो, ठीक है। ls-last, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यूज़र मैंने इसको ये चेंज कर दिया। अब कोशिश करके देखें भाई, इसको मैंने अब ना इस फोल्डर का मालिक मैंने किसको बना दिया? अपाचे के यूज़र को बना दिया कि भाई अब ये जो फोल्डर है आपका हो गया। अब आप राइट करके देखो आपको होता है। फिर सेलेक्ट में गया, मैं देखता हूँ इस बार होता है कि नहीं होता। प्रॉब्लम आएगी तो फिर डायग्नोस करेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ आया हुआ है, सेलेक्ट फाइल किया तो ये कुछ अपलोड हो गया लग रहा है। ये देखिए, अब ये अपलोड हो गया है। ये देखिए, अब ना ये हमारे सर्वर पे अपलोड हो गया। अब तक से अपलोड नहीं हो रहा था। तो आप मतलब इसका समझे, जिस यूज़र को, अभी ये भी कोई यूज़र है ना, हाँ, इंटरफेस कुछ अलग है। इंटरफेस कुछ वेब से कुछ करना चाह रहा है, तो वेब वाला जो यूज़र है वो क्या होता है? वेब वाला यूज़र www डेटा। क्यों? क्योंकि अपाचे का जो यूज़र है, जो आपके किसी फाइल पर राइट करेगा, रीड करेगा, जो भी रीड तो कर लेगा, रीड तो कोई भी कर लेगा, लेकिन राइट कराने के लिए ना आपको स्पेशल उसको परमिशन देना पड़ेगा, या आपको उस फोल्डर का मालिक बनाना पड़ेगा। मालिक मतलब उसको परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका है आपको करने का। तो जैसे कभी भी ऐसा एरर आता है तो आपको ऐसे काम करने पड़ सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि अगर मान के चलो मैंने ये जो फोल्डर है, अगर मुझे स्टेट कमांड आता ही नहीं है और मैं ऐसे उसको देखता हूँ, ये क्या परमिशन बता रहा है मुझे? परमिशन हम कैसे देखते हैं? यहाँ से, ठीक है, 755 से। मान के चलो कि ये परमिशन कुछ और हो, 755 हो ही ना, कुछ और एकदम छोटा परमिशन हो कि राइटेबल ही ना हो, तो परमिशन भी आपको चेक करना पड़ सकता है। मान के चलो यहाँ पे परमिशन ही नहीं है कि इसमें कोई इसमें एग्जीक्यूट कर सके। 755 की जगह मान के चलो 600 परमिशन है या कुछ और छोटा परमिशन है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी राइट करने नहीं उसको मिलेगा। तो दो तरीके हैं, मतलब दो चीज़ आपको डायग्नोस करना है। पहला तो ये कि ये जो परमिशन हो, www डेटा नाम का यूज़र है, इसको परमिशन हो जहाँ पे आप राइट करना चाहते हैं कुछ चीज़ वेब ब्राउज़र के थ्रू या अपाचे के थ्रू। या अपाचे यूज़र है ना, तो अपाचे यूज़र को आप दे दोगे तो ये यहाँ पे क्या करेगा? राइट करेगा। और अगर ये जो फोल्डर है इसको परमिशन अगर छोटा हुआ तो तभी से नहीं करने देगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? स्टेट कमांड से पहले आप चेक कर लो परमिशन कौन सा है। नहीं है तो आप 755 का परमिशन दे दो। 755 जो होता है ये एक स्टैंडर्ड परमिशन होता है, ठीक है, जो कि फाइल्स को राइट कर सकता है। बाकी जैसे कि अब सिक्योरिटी के हिसाब से आते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान के चलो कि हमने ये देखा था, जैसे मैं एक फ़ाइल खोलता हूँ, ये कुछ कन्फिग नाम का फ़ाइल था ना हमारे पास, वो था WP कन्फिग था। ये फाइल में बहुत कुछ हमारे राज छुपे हुए ना हमारे वेबसाइट के। अब मैं इसको करता हूँ नैनो, और ये सॉरी ये देखिए इसके अंदर क्या है। ओहो, यहाँ पे तो बहुत कुछ है हमारे पास। यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी बता दिया, WP यूज़र भी बता दिया, पासवर्ड तक बता दिया इसने खुल्लम खुल्ला। ये फाइल किसी के हाथ में पड़ गया ना तो आपका वेबसाइट का तो कुछ भी कर सकता है वो, आप समझ रहे हो। इवन यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो जो इंक्रिप्शन की है ना वो भी बता देगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये फाइल बहुत सेंसिटिव है। अब ऐसे फाइल को
ऐसे फाइल को, जैसे मैं इसका स्टेट निकालूं, क्या करूं कि wp config का मुझे स्टेट बताओ। ऐसे कुछ था, ये देखिए इसका परमिशन क्या है 644 755 से नीचे है, तो इसको थोड़ा सिक्योर करके रखा गया है। इसको और छोटा भी कर सकते हो आप, जो जिसमें कि ना इसको कोई एडिट ना कर सके, समझ रहे हो। इसको कोई बाहर से या कोई हैक करके भी एडिट ना कर सके, तो इसको परमिशन को और छोटा कर सकते हो। बस इतना काम करे कि कॉन्फ़िगरेशन को रीड कर पाए, बस रीड का परमिशन दे दो इसको, इस फाइल को, तो उससे क्या हो जाएगा, रीड चलेगा और राइट का मतलब कभी भी एडिट नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो एक वो तरीका है। उसके बाद आप क्या करो, उसको जैसे उसमें राइट करना है या कुछ उसमें और नया कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो फिर परमिशन चेंज करके उसको फिर से कर लो। तो एक ये मतलब बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के अंदर आता है कि आपके जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं, जो सेंसिटिव फाइल है, उसको कभी भी वेब सर्वर में जब भी आप डाल रहे हो तो एकदम उसको, उसके जो परमिशन को बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके रखो, कोई इसको छेड़ ना पाए। तो ऐसे आप अच्छे एक वेब सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मेरा वेबसाइट था, ये भी हमने कर लिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे हमारा ये वेबसाइट जो है ना बिना SSL के चल रहा है, तो हमें कोशिश करें कि इसको SSL यहाँ पे लगाएं, और वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये हम जानेंगे अब। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको साइट्स अवेलेबल के अंदर जाना पड़ेगा, साइट्स अवेलेबल, ठीक है। इसके अंदर आपको एक डिफ़ॉल्ट -ssl.conf ये आपको मिलेगा। ये हमें क्या करना है ना, इसको थोड़ा एडिट करके देखेंगे क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट रूट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको ये मैं कर देता हूँ ये, ठीक है। ये एरर लॉग है इसका, तो SSL का एरर लॉग है, इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बाकी फ़िलहाल तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। SSL इंजन जो है ऑन रहेगा। यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट है, ये देखिए कुछ पहले से डिफ़ॉल्ट सर्टिफिकेट आते हैं, सेल्फ साइन मान के चलो, आप सेल्फ साइंड ही है ये। और तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि जैसे कि आप SSL ख़रीद के उसको ये पैम फॉर्मेट में, ठीक है, पैम फॉर्मेट में उसको आप इस सिस्टम पे ले आओ, इस पाथ में डाल दो। जैसे ETC SSL सर्च के अंदर जो फोल्डर है, सर्च वाला फोल्डर, इसके अंदर अपने सर्टिफिकेट को डाल दो और ये जो पाथ है उसका चेंज कर दो, ठीक है, उस नाम को चेंज कर दो। तो यहाँ से वो उस सर्टिफिकेट को उठा लेगा जो आपने ख़रीदा हुआ है। आजकल वैसे फ्री सर्टिफिकेट भी मिलते हैं हमारे सर्टबॉट वाले जो ऑटोमेटेड टूल हैं, उसके थ्रू लेट्स इनक्रिप्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ज़ीरो SSL भी होता है, कई सारे हैं ऐसे। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो फ्री में है वो लेट्स इनक्रिप्ट ही चलता है। बाकी डिजी सर्ट है, आप चाहो तो सिमेंटेक है, जियो ट्रस्ट है, ऐसे कई सारे आपके आते हैं, गोडैडी के भी आते हैं, तो वहाँ से आप खरीद के डाल सकते हो, ठीक है। बाकी कई सारे जो वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं, होस्टिंगर है हमारा, ऐसे हमारे गोडैडी है, तो वो भी फ्री सर्टिफिकेट देते हैं आजकल, जो सेल्फ साइन जो हमारे लेट्स इनक्रिप्ट वाले होते हैं वो, तो वो भी हम देख सकते हैं। फ़िलहाल हम यही यूज़ करने वाले हैं, एक बार सिर्फ हमें इसको देखना है कि SSL को कैसे इनेबल करना है। तो यहाँ तक मैंने देख लिया। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या चेंजेस किया ना, जो पाथ है मेरा इस वेबसाइट का, जो मैं चाहता हूँ ना बस इसका ही चेंज हो, मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, इसको मैं सेव करके देखता हूँ। और ये भी क्या है ना, ये भी एक्चुअली में एक साइट ही है, कॉन्फ फाइल है, लेकिन ये इनेबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A2 एंड साइट और डिफ़ॉल्ट SSL कॉन्फ, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सिस्टम इसको रिलोड करना है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया, ये रिलोड कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ एरर दे रहा है ये। अब ये क्या एरर दे रहा है ये हमें सभी समझ आ जाएगा कि क्या एरर दे रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पे कुड नॉट रिलायबली डिटरमाइन, ये तो छोटा मोटा एरर है। ये सिंटैक्स एरर बता रहा है मेरे, आई थिंक जो मैंने फाइल SSL इंजन परहैप्स मिसस्पेल्ड, ये ऐसा इसलिए आता है, मैं आपको बता देता हूँ।
कि मैंने क्या कर रखा है ना, इस पे SSL तो मैंने डाला हुआ है, उसके अंदर जो कॉन फाइल है वो क्या कह रहा है, सॉरी ये इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स है, जैसे SSL इंजन ऑन है, इसका एरर बता रहा है ये। तो ऐसा इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारे पास जो मॉड्यूल है ना इसका SSL का भी, अब यहाँ पे एक मॉड्यूल मतलब एक एक्स्ट्रा आप कह लो कि सॉफ्टवेयर छोटा सा ऐसा समझ लो, वो क्या करता है ना, अपाचे में SSL की फंक्शनलिटी आपको देता है, इसलिए इसको एरर बोल रहा है। तो वो मॉड्यूल यहाँ पे अभी हमने इनेबल किया ही नहीं है, इनेबल करते तो फिर वो चल जाता। तो उसका कमांड हम देख लेते हैं, क्या उसका कमांड है। उसका कमांड है A2 मतलब अपाचे 2 ENMOD इनेबल मॉड्यूल या मॉड्यूल SSL, बस ये आपको, ये देखिए ये केवल माइम मॉड्यूल माइम ऑलरेडी इनेबल्ड है, ठीक है, इनेबलिंग मॉड्यूल SSL, अच्छा ठीक है। सिस्टम CTL रीस्टार्ट, देखो अब इसके यहाँ पे तो रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा बोल रहे क्योंकि मॉड्यूल हमने कर दिया ना, ठीक है। अब देखो रीस्टार्ट किया मैंने, अब ये चल गया, अब एरर नहीं दे रहा ये, ठीक है। एक बार हम पोर्ट्स देख लेते हैं, पोर्ट्स क्या कह रहा है हमारे को, क्या 443 इनेबल हुआ, तो यहाँ पे तो 44 ये रहा, ये आपका 443 अपाचे जो है ये चल गया, तो ये 443 पे चलेगा। कोशिश करते हैं एक बार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ HTTPS लिखना है मुझे ये, तो अब ये चला कि नहीं चला यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। फिलहाल ये गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरा वेबसाइट ना ये चल नहीं रहा, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट एटलीस्ट दिखाना चाहिए ना, अगर वो 443 पे चल रहा है तो सर्टिफिकेट तो एटलीस्ट दिखाना चाहिए। या एक तरीका और हम कर सकते हैं, डायरेक्ट एक बार HTTPS करके ना देखते, समझ आता है, समझते हैं कि ये एक्चुअल में जो हमने SSL इनेबल किया वो आखिर चल कहाँ पे रहा है और कहाँ पे इशू है, ठीक है। डायग्नोज करने का तरीका देखिए, 192.168.1.26 यही था ना, ये देख, ये मैंने कर दिया एंटर। अगर वो 443 पे चल रहा है तो यहाँ तो दिखाना चाहिए ना कम से कम कि कौन से पोर्ट पे चल रहा है, या कुछ तो होना चाहिए वहाँ पे। उतने से मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दिखा देता हूँ यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पे जो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाए हैं, देखिए ये भी नहीं चला, ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने बनाया है क्या इसके अंदर भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ये हमें एक बार ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, नैनो, ये मैं राइट क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ये अच्छा ये क्या है ना, वर्चुअल होस्ट सिर्फ मेरा पोर्ट 80 पे तो चल रहा है ना, ये प्रॉब्लम तो यही है कि पोर्ट 80 पे चल रहा है, या पोर्ट 443 पे नहीं चल रहा ना ये, या अगर पोर्ट 80 पे भी चल रहा है तो ऐसा हो ना कि इस पर ये रीराइट हो जाए, इस पे जो भी रिक्वेस्ट आए SSL से ही आए लेकिन इस पे रीराइट हो जाए, मतलब 80 पे भी चले। तो उसका रीराइट का मैं आपको बताता हूँ, रीराइट कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको जो कस्टम लॉग है ना, यहाँ पे आपको कुछ और लाइंस लिखने पड़ेंगे, हमें रीराइट करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं रीराइट करता क्या है। रीराइट इंजन, इसको मैं क्या कर दूंगा, ऑन, ठीक है। रीराइट इंजन को मैं कर दिया ऑन, ठीक है। इसके बाद रीराइट कंडीशन क्या होगा, रीराइट COND कंडीशन, इसका कंडीशन होगा परसेंट, ऐसे कुछ लेना पड़ेगा परसेंट, फिर कुछ कर्ली ब्रैकेट्स है HTTPS, ठीक है। अब कुछ वेरिएबल वगैरह कुछ होगा, समझ तो अभी नहीं आ रहा, बात करेंगे इसके बारे में। ऑफ कर दिया, ठीक है, बोल रहा है रीराइट कंडीशन को ऑफ कर दो, ठीक है, कर दिया। नेक्स्ट रीराइट रूल, रूल कुछ है बता रहा है, कुछ रूल बना रहा है। अब क्या रूल बना रहा है, तो सबसे पहले ये हमने डाल दिया, इसके आगे कुछ ये है ब्रैकेट्स है, डॉट स्टार, इसका मतलब, फिर इसके आगे कुछ हमें लिखना है डॉलर, ठीक है। तो ये कुछ रूल बना रहा है कि डॉट स्टार ऐसा कुछ हो तो उसको HTTPS में डाल दो बोल रहा है वो, मतलब ये जो भी कुछ है, या my.prem.com है, अगर ये प्लेन पे चल रहा है ना ये, इसका मतलब इतने का मतलब ये हुआ कि इधर से कुछ भी है उसको इस पर रीराइट कर दो, ऐसा मुझे कुछ समझ आ रहा है। रीराइट रूल का मतलब यही कुछ समझ आ रहा है। तो ये जो फॉर्मेट है ना एक्चुअल में कुछ स्पेशल इसका होगा प्रोग्रामिंग या कुछ आप समझ लो जो अपाचे सर्वर समझता हो,
तो वो हमने यहाँ पे डाला, तो ये इधर का जो भी हो अगर प्लेन पे है मतलब पोर्ट 80 पे है तो उसको इस पर रिडायरेक्ट कर दो, ऐसा कुछ रूल मतलब ये बना रहा है, ठीक है। तो https:// अब इसके आगे या तो मैं डायरेक्ट उसका अपना URL डाल दूँ, तो URL की जगह हम मोस्टली इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं ना, तो कोशिश करेंगे वो सबके लिए हो जाती है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है परसेंट डालो बोल रहा है, ठीक है, %/https:// परसेंट के आगे आपको डालना पड़ेगा https:// फिर कर्ली ब्रेसेस, इसके आगे http, ठीक है, http_host। अब थोड़ा मुझे समझ आ रहा है कि ये क्या कह रहा है, http_host, ये मैंने कर दिया क्लोज। फिर %, फिर क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट URI, ठीक है, रिक्वेस्ट URI, ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया। फिर एक और कुछ बता रहा है ये, और इसका जो ये है मुझे इस वाले ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा R = 301, ठीक है, और लास्ट में एक LB है। तो ऐसा कुछ हमें एक रीराइट ये करने को बोल रहा है। तो वो रीराइट इंजन ऑन कर दिया, HTTPS को हमने ऑफ कर दिया। रीराइट कंडीशन ये होना चाहिए कि HTTPS ऑफ हो, मतलब अच्छा एक कंडीशन भी बना दिया यहाँ पे कि अगर कोई क्या कर रहा है कि प्लेन से मतलब HTTP में चल रहा है, ठीक है, तो ठीक है, तब ये रूल चलेगा। अगर कोई ऑलरेडी HTTPS में है, मान लो अगर इसके अंदर कोई और भी साइट्स अपने बनाया है उस पर HTTPS चल रहा है, तो ये जो रूल है इसको ऑफ कर दो बोल रहा है वो, ऐसा कुछ समझ आ रहा है मुझे, ठीक है। फिर जो रूल बता रहा है वो कह रहा है कि ये जो है ना, ये एपोस्ट्रॉफ है, फिर डॉट स्टार, इसका मतलब ये हो कि ये जो भी हो URL हो उसको क्या करे, वो इस पर रिडायरेक्ट कर दे। और ये क्या है, HTTP होस्ट, तो ये होस्ट हमारा दिख रहा है। ये रिक्वेस्ट URI, जो रिक्वेस्ट URI है पूरा मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक URL बन रहा है ना, यहाँ से HTTP होस्ट, तो ये हो गया। ये स्लैश के आगे भी तो कई सारे और भी मतलब आते रहते हैं, नाम नंबर कुछ आते रहते हैं ना, तो उसके लिए इसको % कर दिया और इसके आगे ये लिख दिया कि उसके आगे जो भी हो ना, तो अगर ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो इसको इस फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट कर दो, मतलब HTTPS में रिडायरेक्ट कर दो, ऐसा कुछ समझ आ रहा है मुझे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इसको, ये क्या कहता है करके देखते हैं इसको। एक बार इसको रीस्टार्ट करेंगे। अब कुछ इशू आ रहा है, मतलब हमने जो वहाँ पे कुछ किया है ना वो गलत हो रहा है, ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या एरर दे रहा है ये क्या बोल रहा है, रीराइट इंजन परहैप्स मिसिंग। अब ये इसको मैं बड़ा करता ज़्यादा अच्छे से दिखता, ये मतलब क्या है, ये कह रहा है कि रीराइट इंजन है ना, वो मॉड्यूल है ही नहीं बोल रहा, समझ रहे हो। तो A2 एंड मॉड, मतलब फिर से मैं अपाचे 2 इनेबल मोड कर रहा हूँ, मतलब मॉड्यूल रीराइट, तो रीराइट एक मॉड्यूल होता है, उसको भी इनेबल करना पड़ेगा ना। अब क्या बोल रहा है, रीस्टार्ट कर दो, ठीक है, ये रीस्टार्ट कर दिया। अच्छा अब ये चल गया। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या कहता है, ये चलता है नहीं चलता, तो ये तो नहीं चला, और ये भी नहीं चला। अब तक तो चल जाना चाहिए था ना, ये रहा। बाकी ये 443 पे भाई लिसन तो कर रहा है, ये रहा, लिसन कर रहा है ये। तो देखते हैं और क्या इशू आ सकते हैं, और भी इसके अंदर इश्यूज हो सकते हैं इसको हम ट्रबल शूट करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम इसके ट्रबल शूटिंग की तरफ चलते हैं कि अभी जैसे प्रॉब्लम आ रहा है, हमने कॉन्फ़िगरेशन तो सब कर लिया लेकिन हमारा SSL पे ये नहीं चल रहा, तो उसे ट्रबल शूट कैसे किया जाए, ठीक है। तो मैं वायर लॉग में जाऊँगा अपाचे 2 के अंदर, एक बार देखूँगा इसके अंदर क्या है। मैंने कोशिश किया कि डिफ़ॉल्ट जो मेरा वेबसाइट है ये वाला, इस पर भी चले और इस पर भी चले, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल चल नहीं रहा। तो मैं करूँगा एक बार पहले लॉग तो ज़रूर चेक कर लूँगा, कैट करूँगा error.log को, सबसे नीचे से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा इसको। कुछ npm फॉग का कुछ आ रहा है यहाँ पे, ये सब ठीक है। सर्वर सर्टिफिकेट डज नॉट इंक्लूड ऑन ID विच मैचेस द सर्वर नेम, ठीक है, ये तो समझ आ रहा है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। npm प्री फोक और सब यही वाले जितने एरर हैं वो दिखा रहा है, तो इतना मैं समझ गया। दूसरा एक और देख लेते हैं,
कैट एक्सेस लॉग, ये क्या कह रहा है? ये तो यहाँ तक तो ठीक है, ये कुछ अभी यहाँ पे इसमें यहाँ पे टाइम भी दिखाता है, आप देख सकते हैं टाइम। ये आपका एक्चुअल में ये जो है ना आपका क्लाइंट है कि कौन सा क्लाइंट ने इसको एक्सेस किया है, और ये कुछ टाइमिंग दिखाता है। तो आई थिंक ये पुराना है, इस पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। और कुछ इसमें देख सकते हैं हम, वर्चुअल होस्ट, ये वाले एक बार एरर देख लें। कैट, इसमें तो कुछ भी नहीं है। दूसरा कैट, ये तो यहाँ पे भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा, कुछ भी दिख नहीं रहा SSL से रिलेटेड। ये देखिए यहाँ पे तो वही वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो स्टेप करेंगे वो क्या करेंगे, अब एक बार सर्विसेज चेक करेंगे। ये यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 443 जो है मेरा चल तो रहा है, ठीक है। टेलनेट करूँगा, टेलनेट क्या है, लोकल होस्ट 443, हाँ ये तो कनेक्ट हो रहा है, मतलब लोकली कनेक्ट हो रहा है, मतलब सर्विस चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरा वेबसाइट तो इसी सर्वर के अंदर चल रहा है ना, तो क्या मैं HTTPS पे उसको ब्राउज़ कर पाऊँगा? तो उसके लिए क्या कमांड होता है, कर्ल। कर्ल कमांड क्या करता है, कोई भी जो वेबसाइट है उसका आपको आउटपुट देता है एज अ HTML में। तो उसके लिए क्या कमांड है, कर्ल। और लोकल होस्ट करके देखता हूँ, जो भी डिफ़ॉल्ट साइट है वो तो चलना चाहिए ना। ये देखिए ये चल रहा है। डिफ़ॉल्ट साइट मेरा क्या था, ये WP बार बार दिख रहा है, मतलब ये वर्डप्रेस का जो साइट था ना, मेरा वर्डप्रेस का जो साइट है ये वो चला रहा है, ठीक है। तो वर्डप्रेस का साइट तो ब्राउज़ हो रहा है, ये मैं समझ गया। तो मैंने क्या कमांड दिया था, मैंने दिया था कर्ल, लेकिन यहाँ पे HTTPS तो लगाया नहीं, HTTPS:// ठीक है। ये कुछ अब प्रॉब्लम बता रहा है ये। SSL नो अल्टरनेटिव सर्टिफिकेट सब्जेक्ट नेम मैचेस, ठीक है, ये तो सर्टिफिकेट का एरर था। कर्ल फेल बोल रहा है ये, वेरीफाई, ठीक है। इसको मतलब इसको लेजिट नहीं मान रहा है, इसको इस्टेब्लिश सिक्योर कनेक्शन के लिए, ठीक है। हाउ टू फिक्स इट, प्लीज़ विजिट द वेब पेज मेंशन अबव, मतलब यहाँ पे पहुँचो बोल रहा है, यहाँ से चेक करो बोल रहा है। एक और है इसका, अगर आप कोई भी HTTPS यूज़ करते हो ना तो आपको -K जरूर लगाना पड़ता है। ये करके देखते हैं। तो इस पे तो चल रहा है मेरा, अभी मैंने क्या किया, ये मैं लगाया -K। -K क्या करता है, अगर सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट है, क्योंकि मुझे पता नहीं ये मेरा सेल्फ साइंड है, मैंने ख़रीदा तो भी है नहीं कि हर ब्राउज़र उसको कहेंगे ट्रस्ट कर ले, तो ट्रस्टेड नहीं है ना वे, इसलिए उसको एरर बता रहा है कि भाई वो लेजिट नहीं है जो सर्टिफिकेट है वो, तो ऐसा तो एरर देगा सेल्फ साइंड का एरर। तो उसको बाईपास करने का जो तरीका होता है -K होता है। तो मैं जैसे ही इसको एंटर किया तो मुझे वेब के कंटेंट दिखा दिए, और यहाँ पे मैं कई बार WP देख रहा हूँ, तो मुझे यही समझ आ रहा है कि मेरा ये वर्डप्रेस का साइट है, ठीक है। चलो यहाँ तक हम आ गए। एक बार हम क्या करते हैं ना, ये जो साइट है हमारा, अगर मैं इसको एंटर किया तो ये HTTPS पे तो नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ प्लेन पे चलाऊँ तो चल रहा है। ये मेरा वर्डप्रेस का साइट है और ये मेरा एक स्टैटिक साइट है, तो दोनों चल रहा है। सॉरी, दोनों नहीं चल रहा, ये अच्छा, ये जो हमारा था माई था ना, my.prem.com ऐसे कुछ था, लेकिन ये फिर HTTPS ले रहा है ये, नहीं अब तो चेंज हो गया, तो ये नहीं चल रहा। बाकी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट तो चल रहा है। तो एटलीस्ट डिफ़ॉल्ट वेबसाइट में अगर मैं यहाँ पे भी अगर HTTPS करता ना, तभी से चलना तो चाहिए, क्योंकि इंटरनली तो चल रहा है, ये इतना बता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं चल रहा, तो कुछ ना कुछ इशू है। अब इंटरनली चल रहा है, बाहर से नहीं चल रहा, तो क्या हो सकता है, फायरवॉल। फायरवॉल को डायग्नोस कैसे करेंगे, ठीक है। मैं CMD पे जाता हूँ, मैं अपने लोकल सिस्टम पे जाऊँगा जहाँ से मैं ब्राउज़ कर रहा हूँ ना। चलिए मैं यहाँ पे आ गया। इस वेबसाइट का क्या था, पहले टेलनेट करूँ, टेलनेट 192.168.1.26, पोर्ट क्या था 443। देखिए पोर्ट 443 मेरा कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो क्या हो सकता है यहाँ पे UFW स्टेटस ये रहा। तो यहाँ पे तो अपाचे को तो दे रखा है यहाँ पे, लेकिन एक बार ऐसे करते हैं, UFW स्टॉप करके देखते हैं। सॉरी, UFW
ऐप लिस्ट है डिसेबल, आई थिंक डिसेबल कमांड होना चाहिए स्टॉप की जगह। डिसेबल तो क्या कहता है ये, फायरवॉल स्टॉप्ड एंड डिसेबल्ड ऑन सिस्टम स्टार्टअप, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कहता है, ये देखिए, तो फायरवॉल का इशू था, ये तो अब समझ आ गया कि फायरवॉल का इशू था। अब देखिए जैसे ही मैंने फायरवॉल डिसेबल किया मेरा साइट चल गया। तो ऐसे आप इशू ना आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके के इश्यूज आते हैं, तो वो सबको आपको इस तरीके से आपको ठीक करना होगा। और उसके बाद आप जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप समझ सकते हैं। तो अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये HTTPS, ये देखो मेरा कनेक्शन सिक्योर बोल रहा है। और ये सर्टिफिकेट मेरा, ये देखिए सर्टिफिकेट भी दिखा रहा है मेरा, ठीक है। Web3, ये मेरा Web3 है ना, इसका सर्टिफिकेट दिखा रहा है। तो ये हो गया मेरा HTTPS, ठीक है। अब ये क्या कहता है, इसमें भी देखते हैं एक बार। ये तो ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे गया मैं, वांट टू कंटिन्यू। लेकिन मुझे जो चाहिए, मुझे वही वेबसाइट चाहिए ना, ये वेबसाइट नहीं चाहिए मुझे। अच्छा my.prim, लेकिन ये भी क्या हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ये वाला भी उसी पे असाइन होगा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट मैंने SSL कर रखा है ना, तो जो डिफ़ॉल्ट साइट के लिए कर रखा है, इस साइट के लिए कराइए। तो वर्चुअल होस्ट है, तो वर्चुअल होस्ट का कुछ अलग होना चाहिए ना। ये मेरा डिफ़ॉल्ट साइट है, तो यहाँ पे तो आपका डिफ़ॉल्ट SSL को इनेबल करोगे, है ना, तो वो तो डिफ़ॉल्ट साइट पे ही चलेगा, आपके वर्चुअल होस्ट पे थोड़ी नहीं चलेगा। तो इसका इशू क्या है, इसका एक बार देख लेते हैं। पहले फायरवॉल को देखते हैं, फायरवॉल का हम कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। फायरवॉल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, जब तक से फायरवॉल ठीक नहीं होगा तब तक से चलेगा भी नहीं। तो फायरवॉल के लिए हमें यही करना होगा कि जैसे हम अपाचे इंस्टॉल करते हैं ना, उसके बाद हम फायरवॉल के जो रूल्स हैं उसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो एक बार फायरवॉल का रूल भी अपडेट कर देते हैं, फिर इसको देखते हैं क्या कहता है। तो चलिए फायरवॉल में एक बार ना UFW लिस्ट करके देखते हैं। आई थिंक ऐप लिस्ट होगा ये, ऐप लिस्ट, ठीक है। तो ये अपाचे और अपाचे फुल दोनों को दे तो रखा है इसने, लेकिन चल नहीं रहा। ये अपाचे सिक्योर को भी दे रखा है। अच्छा ये एक्चुअल में क्या है ना, सॉरी, ये अपाचे का सिर्फ लिस्ट है, अलाउ कितने को किया ये पता नहीं है। तो हम करेंगे UFW स्टेटस, ये फ़िलहाल अभी दिखा रहा है कि इसको हम एक बार इनेबल करके दिखा देता हूँ। इनेबल, ये प्रोसीड, ठीक है, प्रोसीड कर दिया मैंने। स्टेटस, तो स्टेटस में मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना, देखिए मेरे पास सर्विस बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें मैंने OpenSSH और फायरवॉल, सॉरी MySQL और सिर्फ अपाचे मतलब ये वाले को ही मैंने एक्सेस दे रखा है। यहाँ पे अपाचे फुल और अपाचे सिक्योर दोनों नहीं है। तो मुझे दोनों को क्या करना पड़ेगा ना, मुझे उसको भी ऐड कर देना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने ऐड नहीं किया। तो मुझे क्या कमांड डालना है, UFW अलाउ के बाद सर्विस का नाम, सर्विस क्या था, एक तो ये सर्विस था, ये कर दिया मैंने, ये सर्विस। अच्छा ये बैड पोर्ट बोल रहा है, स्पेस आ गया शायद इसलिए। ये देखिए अपाचे फुल भी आ गया। अब अपाचे सिक्योर भी कर देते हैं, ये आ गया मेरे पास। अप एरो यहाँ पे गया, पेस्ट कर दिया, ये क्लोज कर दिया, एंटर, ये भी आ गया। अब क्या करना है, UFW स्टेटस, अब सब आ जाने चाहिए। ये देखिए अब काफ़ी सारे आ गए, ठीक है। अब ना ऑलमोस्ट मेरे सब आ गए। अब यहाँ पे ये सीमलेस तरीके से चलना चाहिए। देखिए अब ये रुक नहीं रहा, अब ये सही तरीके से चल रहा है। फायरवॉल मैंने ओपन कर दिया, तो ये इस तरीके से ये चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी हमारे पास यही है कि हमारा वर्चुअल होस्ट जो है ना वो नहीं चल रहा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वर्चुअल होस्ट को देखते हैं। CD ETC अपाचे 2 के आगे साइट्स अवेलेबल, ये यहाँ पे क्या था, nano.frame.com.conf, ठीक है। ये इसके आगे मैं देख रहा हूँ कि पोर्ट 80 पे चल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक पोर्ट 443 पे इसको चला सकें, दो पोर्ट, मतलब पोर्ट 80 में भी चले, पोर्ट 443 में भी चले। तो ऐसा कुछ हमें बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर जो रीराइट इंजन है ना उसके अंदर हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे। तो अब मुझे क्या करना होगा ना, इसी फाइल को या तो मैं एडिट कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट्स वगैरह भी इसको देना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए भी।
तो एक तरीका और हम कर सकते हैं, मैं एक और विंडो खोलता हूँ इसका। ये मैंने एक और विंडो खोला, साइड बाय साइड मैं देखते हुए रहूँगा कि उसमें क्या चीज़ है। ये सेम सर्वर का दूसरा विंडो है। एक्चुअली मुझे क्या है ना, मुझे इसका पाथ चाहिए, cd या मैं तो cd etc अपाचे, इसके अंदर साइट्स अवेलेबल dir। अब मुझे जो डिफ़ॉल्ट डॉट कॉन्फ है ना, या नहीं सॉरी डिफ़ॉल्ट SSL है, इसका मुझे मैं नैनो कर लेता हूँ एक बार, नैनो डिफ़ॉल्ट SSL कॉन्फ। ये तो इसमें मुझे ये SSL का जो सर्टिफिकेट का है ना, इसका मुझे पाथ यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्चुअल होस्ट यहाँ पे चलाना पड़ेगा। या तो इसको मैं सिंपल से, या मैं ऐसे करूँ, इसको 443 कर दूँ, पोर्ट 80 पे चलाऊँ ही ना, 443 कर दूँ, एक ये तरीका है करने का। नहीं तो दोनों पोर्ट पे चलाना है, वैसे दोनों पोर्ट पे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बस रीडायरेक्ट आप करोगे, पोर्ट 80 से 443 पे रीडायरेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो स्टार के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 443। बाकी डॉक्यूमेंट रूट मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, सर्वर का नाम भी ठीक लग रहा है मुझे, सर्वर एडमिन यहाँ तक ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे जो एरर वगैरह लॉग है यहाँ पे भी ठीक है। यहाँ तक मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना। मैं यहाँ पे एक एंटर करूँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा SSL इंजन। SSL इंजन को क्या करूँगा मैं, ऑन। ठीक है, जैसे रीराइट इंजन को ऑन किया ना, ऐसे SSL इंजन को ऑन करूँगा। ये वर्चुअल होस्ट है, डिफ़ॉल्ट साइट नहीं है। ये जो है ना my.prem.com, इसके लिए मैं अब कन्फिगर कर रहा हूँ SSL को। ठीक है, फिर SSL सर्टिफिकेट फाइल, ये वाला। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि SSL सर्टिफिकेट फाइल और की फाइल, ये मुझे दोनों पाथ यहाँ से मिल जाएगा, इसलिए मैंने दूसरा विंडो खोल रखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ, नहीं तो उससे क्या हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा मेरा। ये देखिए, तो सर्टिफिकेट के पाथ मैंने डाल दिया। ठीक है, और बाकी सब तो मुझे सही लग रहा है। ये रीराइट इंजन की मुझे ज़रूरत नहीं है, रीराइट के इंजन की ज़रूरत बाद में पड़ती है वैसे, जब आप इसको रीराइट कराना चाहते हो तो HTTP से HTTPS में। बाकी अब इसको मैं डाल के देखता हूँ, जब बना दिया तो एक बार रीस्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, रिलोड भी कर सकता हूँ मैं। ये देखिए, ये चल तो गया यहाँ पे। अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ पे अगर मैं चलाऊँ तो हाँ, अब देखिए, अब my.prem.com चल गया। ये देखिए, अब दोनों साइट मेरे बहुत अच्छे से एक ही सर्वर पे चल रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये तरीके से आप SSL कर सकते हो। ये मेरा SSL चल गया। अब एक और जो लास्ट जो चीज़ है, वेरलॉग अपाचे, इसके अंदर जल्दी से देख लेते हैं। ये मेरा जो फाइल है ना एरर का या जो एक्सेस का, उसको हम कैसे चेक करें, तो एक कमांड होता है tel-f। ये करता है ना, रियल टाइम में आपको जो लॉग्स बन रहे हैं ना, जैसे मैं एरर तो नहीं दिखाता, मैं फ़िलहाल ये एक्सेस दिखा देता हूँ। एक्सेस में आपको जल्दी पता चलेगा। ये कर दूंगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मेरा है prem.com है, इसके अंदर मैं हूँ मान के चलो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, विजिट माय वर्क्स करता हूँ, या और भी कुछ करूँगा ना, ब्लॉग्स, या इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ये देखिए, तो ये अपने आप जो रिक्वेस्ट वगैरह है ना, वो अपने आप ही, ये सिंगल पेज है तो और ही दे रहा है। बाकी अगर इसके अंदर डायनेमिक होते ना कुछ वेबसाइट के अंदर, तो काफ़ी अच्छे से दिखाता। इसी तरह से एक और मैं करता हूँ tel-f। अगर आपको मान के चलो कि सिर्फ 500 वर्ड्स देखने हैं, मतलब 500 लाइन देखने हैं नीचे से, तो ऐसे 500 भी लिख सकते हो। अगर f करोगे तो वो रियल टाइम का जो है वो दिखाएगा। इसका मैं एक्सेस लॉग देखता हूँ। ठीक है, ये क्या कहता है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे था, यहाँ पे कुछ करता है ये देखिए। अब इसमें जो अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक किया इसके, ये देखिए ऐसे इसके लॉग्स चलेंगे। मतलब एक एक जो भी आप यहाँ पे काम करोगे ना, ये देखिए मैं लॉगिन करूँगा, ये देखिए पूरा ये इसको ट्रैक करेगा, एक एक चीज़ का लॉग को पता चलेगा। ऐसे आप एरर भी पकड़ सकते हैं। अगर आपके एरर्स आ रहे हैं ना, तो एरर से पता चल जाता है कि ये जो मतलब जो लॉग्स में कि क्या इशू है। आपको थोड़ा सा इसमें ये देखना पड़ेगा कि लॉग को कैसे देखा जाए। मैं आपको दिखाता हूँ लॉग को कैसे देखना है। ये आप यहाँ से पकड़ लो, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये एक लॉग है, क्योंकि ये आपका रिमोट है। रिमोट कौन सा है, 1.4। तो ये वाला ब्राउज़र मेरा विंडोज़ का है,
और ये मेरा उबंटू सर्वर है। तो विंडोज़ से मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये टाइम भी बता रहा है, टाइम स्टैम्प भी आता है, ये देखिए ये टाइम स्टैम्प भी है, ये टाइम भी बता रहा है। इस टाइम पे रिक्वेस्ट किया गया, क्या रिक्वेस्ट किया, गेट नाम का रिक्वेस्ट किया गया। और WP इंक्लूड्स के अंदर कुछ JS का है फोल्डर, उसके अंदर jQuery नाम का है, फिर UI मेन्यू डॉट min.js वर्जन ये इसको रिक्वेस्ट किया है। HTTP 1.1 ये 200 जो आ रहा है ना, ये क्या चीज़ है 200, ये आपका रेस्पॉन्स कोड है। आपके HTML के अंदर कई सारे रेस्पॉन्स कोड होते हैं, 200 होता है, 301 होता है, 504 होता है, ऐसे कई सारे रेस्पॉन्स कोड होते हैं। तो उसको आपको और अच्छे से जानना है। ये हमारा URL है, इस URL से किया गया बोल रहा है, तो आपको ये लॉग फाइल अच्छे से पढ़ने आने चाहिए। जैसे अगर मैं कोड की बात करूँ, ये कोड की बात करूँ तो आपको ये डेवलपर टूल में भी मिल जाएगा। अगर मैं F12 करूँ डेवलपर टूल के अंदर, तो ये देखिए मेरा डेवलपर टूल खुल गया। अभी मुझे यहाँ पे जाना है कंसोल के आगे सोर्सेस, नेटवर्क, ये नेटवर्क है, ठीक है। ये नेटवर्क में मान के चलो मैं आ गया। अब यहीं पे आपके ना कोड भी दिखाते हैं। मैं एक बार करता हूँ इसको कंट्रोल F5, तो ये देखिए कितने सारे, देखिए ये इस तरीके से चलता है। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हो रहे हैं ना, ये एक्चुअल में यहाँ पे दिखाता है। अब जैसे मैं इसको ऊपर करके देखूँ, WP एडमिन को इसने क्या किया, सबसे पहले WP एडमिन को इसने हिट किया, और यहाँ पे उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्टेटस कोड आ रहा है ना, इसी को हम रेस्पॉन्स कोड भी कहते हैं, ये 200 आ रहा है। तो ये जो कोड है ना यहाँ पे जो 200 वाला, कहाँ गया, ये बहुत जगह आपको दिखाई दे देगा, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे 200 है, ठीक है। ऐसे और बहुत जगह होगा ये 200 कोड, जो मतलब कोड से आपको पता चलता है कि वो एक्चुअल में क्या है। जैसे मतलब वो अगर 200 है तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कुछ और है, 303 है या 404 आ रहा है या कुछ और एरर, तो वो एरर है। तो उस कोड से आपको पता चल जाता है कि कौन सा, जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ फाइल है, आपका इमेज है, इमेज क्या हो रहा है, इमेज लोड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे वो बोलेगा रेफरेंस तो है लेकिन, तो यहाँ पे बोलेगा कि ये इमेज लोड नहीं हो रहा, वो नॉट फाउंड बोल देगा उसको। तो नॉट फाउंड का जो कोड है 404 या जो भी कोड है, वो कोड भी बताएगा कि ये भैया नॉट फाउंड है। तो आप उस कोड से पता कर सकते हैं कि आपका वेब पेज कैसे चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जो डेवलपर होते हैं ना, इस तरीके से वो आपके जो वेबसाइट्स हैं या वेब के जो पेजेस हैं उसको देखिए वैसे वो डायग्नोस करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे समझ आ रहा है कि ये इस तरीके से हम करते हैं। और ये फाइल्स है, जैसे मैंने यहाँ से फाइल स्टार्ट किया था, ये यहाँ से पोस्ट कर रहा है ये WP एडमिन में। ये कुछ एजैक्स PHP करके लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने लॉगिन शायद किया होगा। और इसका जो कोड है ये रहा। अगर आपको कोड अच्छे से, अगर इसको मैं बड़ा करूँ तो और अच्छे से दिखेगा ये, जिसको मैं बड़ा करता हूँ। और इसको अगर मैं Ctrl+C करके फिर से मैं करूँ तो ये इस तरीके से अच्छा से दिखेगा ये, और लंबा। बाकी आप इसको, जैसे ये है ना, क्या गेट कर रहा है, कोड कौन सा है, वेब ब्राउज़र कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये सब चीज़ आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। इस रिपोर्ट से, इस लॉग से एक आप अच्छा रिपोर्ट बना सकते हो आपके वेबसाइट के लिए कि कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, लोग किस टाइप का कंटेंट को ब्राउज़ कर रहे हैं। तो उससे आपको एक अच्छा रिपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा, वेब सर्वर को कैसे डायग्नोस करना है वो भी सीखा हमने। SSL हमने देखा कि SSL को हम किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ में हमने कॉन्फ़िगरेशन भी देखे हमने। और नेक्स्ट वीडियो में हम IIS के बारे में पढ़ेंगे, Nginx भी देखेंगे, और साथ में जो हमारा जो एक हम इलस्ट्रेशन भी करेंगे एग्जांपल में, जिसमें हम लोड बैलेंसर भी यूज़ करेंगे कि वेब सर्वर के लोड बैलेंसर वगैरह कैसे होते हैं। तो वो सब हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे। आई थिंक हमने आज के लिए काफ़ी अच्छा ये सब पढ़ लिया हमने। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।